राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन जो कि मानपुर से हमने प्रारंभ किया है कि हमारी जो संस्कृति है उसके आधार पर हमने जो यहाँ पर जन आंदोलन किया है आदिवासियों के स्पेशल सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, 5वीं 6वीं और पेशा कानून को लागू करने के लिए। तो हमारे बीच में इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे धीमान विजय मानकर साहब की ओर मैं आप सभी को लेकर चलता हूं और साहब से मैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। मानकर साहब, ये जो भारत के संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूची है और सुधारित पेशा कानून 1996 के पूर्णतः क्रियान्वयन व आदिवासियों के अधिकार संरक्षण उत्कर्ष एवं विकास हेतु आपके एम्बस के तरफ से सर आपकी क्या रणनीति है सर, हमें बताएंगे। एक तो जो 5वीं अनुसूची है और 6वीं अनुसूची है तो इसको क्रियान्वित करने की जवाबदारी गवर्नर के ऊपर है। उसी तरह आर्टिकल 339(2) में यूनियन यानी भारत सरकार भी राज्यों को डायरेक्शन दे सकती है कि किस तरह इसका क्रियान्वयन होना है। तो मैं समझता हूँ आर्टिकल 244 और आर्टिकल 339(2) में ये जो जिम्मेदारी है गवर्नर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो हम इस बात पे अभी कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ जो पेशा लॉ 96 में आया तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले हमने एक चार्टर जो है पिछले साल फरवरी में दिया है 2015 में भारत सरकार को कि ये 5वीं अनुसूची है और साथ में जो पेशा लॉ है और जो ट्राइबल सब प्लान है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल प्लान है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए, ये एक बात हमने की है। तो जैसे हमने कहा कि भाई गवर्नर्स की जितनी रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में टेबल होनी चाहिए और वो रिपोर्ट को जो है वो पार्लियामेंट पे डिस्कस करके जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है भारत सरकार ने टेबल करना चाहिए। दूसरा जो है पेशा लॉ में 2 अमेंडमेंट्स होना चाहिए। एक, उसमें पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं है। अगर मान लीजिए कोई चीफ सेक्रेटरी है या कोई कलेक्टर है या मान लीजिए कि सीएम है, अगर पेशा लॉ का वायलेशन करते हैं तो उसमें उनके ऊपर में आप ट्रायल नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते, उनके ऊपर सिंपल फ़ाइन भी जो है 10 लाख का नहीं होता है। तो इस तरह का जो एक प्रोविज़न है उसमें लाना पड़ेगा जिसको हम पिक्यूनरी एंड पीनल प्रोविजंस कहते हैं, जिसके तहत जो है अगर कोई वायलेट करता है, कोई ऑफिसर हो या कोई एग्जीक्यूटिव हो, तो उनको पनिशमेंट का प्रोविज़न होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जेल हो, पहले स्टेज में फ़ाइन हो, सीरियस है तो फिर ट्रायल हो और उसका जेल हो। तो ये एक उसमें अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है। दूसरा जो है पेशा लॉ में एक अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है। इसके साथ में जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है और लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है 2013 का, इसमें ये अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है कि आदिवासियों की ज़मीन है यदि ग्राम सभा उसका परमिशन देती है, क्योंकि ज़मीन देना है नहीं देना है तो ग्राम सभा का अधिकार है पेशा लॉ में 5th शेड्यूल के तहत। तो यदि ग्राम सभा डिसीजन लेती है कि वो ज़मीन देना है कंपनी को, मान लीजिए वहाँ पर माइंस लगनी है या वहाँ पर कंपनी लगनी है, तो उसमें आप कभी क्या कर रहे हैं, 5 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से कंपनसेशन दे रहे या थोड़ी सी दूसरी ज़मीन दे रहे आदिवासियों को। तो ये R&R पॉलिसी जो है, रिसेटलमेंट जो पॉलिसी है, तो ये जो पॉलिसी है ये सफिशिएंट नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आपको आदिवासियों को इक्विटी देना चाहिए, उनको शेयर होल्डर बनाना चाहिए। तो 25% का अगर आप शेयर होल्डर उस कंपनी में बना देते हैं और आदिवासी को आप एजुकेशन और मिडिल मैनेजमेंट में ले लेते हैं तो आदिवासी उन कंपनियों का ओनर्स बन जाएगा। ये ज़पाटिस्टा मूवमेंट में हुआ मेक्सिको में, ये मलेशिया में हुआ, जो मालियास को 30% का ओनर बनाया गया। तो ये जो 2 चीज़ें प्रमुख हैं, एक आदिवासियों को ओनर बनाने की उस माइंस में, उस कंपनी में, और दूसरा जो है पेशा लॉ में पनिशमेंट का प्रोविज़न हो। तीसरा जो है गवर्नर को ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का जो है वो चीफ बनाया जाए और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर में कमेटी में जो है MLAs के अलावा कुछ जो इमिनेंट लोग हैं जिनको एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी है, इकोनॉमिक्स का स्टडी है आदिवासियों में से, उनको भी उसमें लिया जाए और SC ST सब प्लान के लिए एक लॉ बनाया जाए कि ये जो फंड होगा पॉपुलेशन के बेसिस पे या नीड बेसिस पे वो उसी काम के लिए खर्चा होगा, वो डाइवर्ट नहीं होगा, वो लैप्स नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ों के लिए हमने भारत सरकार को पिटिशन किया है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं और देश भर में आदिवासियों को जगा रहे हैं कि अम्बेडकरिज्म के मार्ग से ही, संवैधानिक मार्ग से ही हमारा समाधान हो सकता है। इसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है वो एम्बस कर रहा है और API इसका पेटिशनिंग का काम देख रही है भारत सरकार के साथ, और ज़रूरत पड़ती है तो UN को भी इसको ऑलरेडी लिखा है, UNDP को भी दिया है। तो देखते हैं कि इसके आगे क्या प्रोविजंस होते हैं।
ये था इस सवाल का इंटेलेक्चुअल आंसर। और दूसरा क्वेश्चन ये है साहब कि जैसे कि हम इस देश के अंदर में, चूँकि 70% इस देश के आदिवासियों का यहाँ पर वर्चस्व है, चूँकि हम इस अम्बेडकरिज्म के आधार पर हम आदिवासी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये संभव है सर? हाँ बिल्कुल संभव है, क्यों संभव नहीं। जैसे छत्तीसगढ़ की बात लीजिए, अगर 35% आदिवासी है और अगर आदिवासी को अगर 45 से 50 सीटें भी लड़ लेते हैं, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुर्गाबाद या गलत चीज़ें में बहकावे में आकर वो अगर अपने वोट का जो है वो दुरुपयोग ना करे, तो मैं समझता हूँ कि आदिवासी सरकार छत्तीसगढ़ में बिल्कुल बन सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हम और एक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देश में सही प्रतिनिधि चुन कर नहीं जाने के पीछे भारत की चुनावी व्यवस्था जिम्मेदार है। तो भारत की चुनावी व्यवस्था अप्रातिनिधिक है, तो उसके लिए 6 काम करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? एक, हमें भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लाना पड़ेगा, यानी जिस पार्टी के जितने प्रतिशत मत है उसके उतने MP MLA होने चाहिए। अभी आप देखिए, जो केंद्र की सरकार बनी, बीजेपी को केवल 31% वोट था, लेकिन उसके 53% MP आए। यानी उसके अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता तो बीजेपी को 170 MP आते, लेकिन उसको 272 आ गए। यानी मान लीजिए 100 MP उसके ज़्यादा आ गए, 110 MP ज़्यादा आ गए। तो उसी तरह कांग्रेस को 19% वोट था, उसको 110 सीट होनी चाहिए थी, तो उसको 45 सीट आ गई है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है, जो विषमता आती है वोट और सीट में, ये आती है क्योंकि भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। तो भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लाना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। दूसरा, हमने ये देखा कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं देश में, पढ़े लिखे लोग हैं, कैरेक्टर के लोग हैं, समाज की और देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो जबकि वो लोग अगर पार्लियामेंट असेंबली में जाए तो वो ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो इसलिए बजट से पैसा मिलना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, जिसको पब्लिक फंडिंग या स्टेट इलेक्टोरल फंडिंग कहते हैं। और अगर ये भारत में किया जाए तो कम पैसा लगेगा। मैंने कैलकुलेशन करके दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि लोकसभा के चुनाव के लिए केवल 10,000 करोड़ लगेगा और पूरे राज्यों के चुनाव के लिए 10,000 करोड़, यानी 20,000 करोड़ में पूरे देश का MP MLA के इलेक्शन हो जाएंगे। जबकि हमने देखा कि पिछली लोकसभा में लगभग 30,000 करोड़ से ज़्यादा अकेले लोकसभा के चुनाव में हुआ। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में पब्लिक फंडिंग नहीं है, इसलिए गरीब लोग, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, कैरेक्टर वाले लोग जो समाज और राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं वो लोग चुनकर नहीं जाते, इसलिए पब्लिक फंडिंग लाना पड़ेगा। तीसरा, MP MLA की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में 20 लाख लोगों पर एक MP है, ब्रिटेन में 90,000 पर एक MP है, अमेरिका में 4 लाख पर एक MP है। तो ये जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल गलत है। तो हमको 6 लाख पर एक MP और 1.5 लाख पर एक MLA लाना पड़ेगा। तो इसलिए MLA MP की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। और इसके साथ पार्टियों पर सीलिंग नहीं है, कैंडिडेट पर सीलिंग है लेकिन पार्टी पर सीलिंग नहीं है, तो ये सीलिंग हमको लाना पड़ेगा पार्टियों पर। इसके साथ में EVM मशीन जो है उसमें एक स्लिप जैसे ATM में निकलती है वो निकलना चाहिए, वीपैट, उसको बॉक्स में डालना चाहिए, दोनों को जो है वो टैली करना चाहिए, ये काम करना पड़ेगा। और साथ में मीडिया के लिए रेगुलेशन लाना पड़ेगा। ये 6 जब तक चुनावी व्यवस्था को बदलने के सुधार के कानून नहीं होते भारत के अंदर में, तब तक भारत के अंदर सही प्रतिनिधि चुनकर नहीं जा सकेंगे। तो आदिवासी सरकार बन सकती है, लेकिन साथ में चुनावी व्यवस्था को भी चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए API ने ऑलरेडी लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट और PMO को पिटिशन किया है, और यदि वो नहीं माने तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भारत की चुनावी व्यवस्था को बदलने के लिए सबसे बड़ा पिटिशन डालने वाले हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं आदिवासियों को अपील कर रहा हूँ कि वो अपने वोट की कीमत को अगर समझे, और 45 से 50 MLA अगर छत्तीसगढ़ में लड़ते हैं तो इस छत्तीसगढ़ में 2018 में ही आदिवासी सरकार बन सकती है, अम्बेडकराइट सरकार बन सकती है। बहुत ही अच्छा आंसर आपने दिया सर डेमोक्रेसी के ऊपर में। एक और लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि जैसे आदिवासी गवर्नमेंट हम इस छत्तीसगढ़ में बनाने की बात कह रहे हैं, क्या जिस तरीके से त्रिवेणिक बामन बनिया लोग जो है उन्हीं को टिकट देते हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास भले माइंड रहे या ना रहे, लेकिन जिनके पास पैसा है ऐसे लोगों को टिकट देते हैं। लेकिन क्या आपके अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ सिस्टम है जिससे हम गरीबों को और होनहार व्यक्ति को टिकट मिले? मैंने जब से अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया बनी है उसका एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, उसका नीति पत्र है ये डॉक्टर अम्बेडकर प्लान,
उसका संविधान है, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये बात मैं कई बार डिक्लेयर कर चुका हूँ, ये रिट राइटिंग में भी है कि बिना 1 रुपये के जो है वो टिकट दिया जाएगा। जो भी इस नीति पत्र को, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को, पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म को एक्सेप्ट करेगा, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेगा और ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, चाहे वो बूथ बनाने का काम हो, मेंबरशिप का काम हो, जन आंदोलन का काम हो, तो ये सब कामों को वो करेगा और सिंसियरली वो काम करेगा। तो मैं पब्लिकली जो है वो पहले भी डिक्लेयर किया, अभी भी डिक्लेयर कर रहा हूँ कि सारे गरीब और होनहार लोग अगर वो अम्बेडकरिज्म के आधार पे समाज और राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं तो उनको बिना 1 रुपये के एपीआई का टिकट मिलेगा और 2018 में ही ये टिकट मिलेगा। ये मैं आपको ओपनली डिक्लेयर कर रहा हूँ, अभी वचन दे रहा हूँ। सर एक और लास्ट सवाल है सर, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कार्यक्रम का हमने एक आयोजक में रखा है मूल निवासी अधिकारगण एम्बस, जो कि एम्बस का एक विंग है और बहुत ही सक्सेसफुल विंग है। जैसे कि सर आपने अपने स्पीच में कहा कि 15 नवंबर ये बिरसा मुंडा जयंती को हम एम्बस ये मूल निवासी अधिकार दिवस मनाती है। क्या सर ये इस तरीके से जो है मनाने से, या ये जो हम एक विंग जो बनाए हैं मूल निवासी अधिकारगण, क्या आदिवासी क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के सपनों को हम साकार कर पाएंगे सर? हाँ, एम्बस ने सबसे पहले 15 नवंबर को मूल निवासी अधिकार दिवस घोषित किया और अंतर्राष्ट्रीय आदि इंडिजिनस पीपल्स डे तो 8 अगस्त है, ये हम सब जानते हैं। तो ये जो है करने के पीछे बेसिक सोच ये है कि बिरसा मुंडा जी का जो उलगुलान था, जो आंदोलन था, वो किस लिए था? आदिवासी अस्मिता और अधिकारों के लिए बिरसा मुंडा जी का आंदोलन था। बिरसा मुंडा जी ने कोई हिंसा का मार्ग अडॉप्ट नहीं किया। बिरसा मुंडा जी का जो स्लोगन था, जो कंसेप्ट थी, आदिवासी धम्म आदिवासी राज, यानी आदिवासी की संस्कृति और सभ्यता के आधार पे, आदिवासी धम्म के आधार पे आदिवासी राज बनानी है। बिरसा मुंडा जी ने उनके आंदोलन में लोगों को कहा कि भाई अगर हम हिंसा का मार्ग अडॉप्ट करेंगे तो फिर हमको जेल जाना पड़ेगा और हमारा परिवार डिस्ट्रॉय होगा और हमारा आंदोलन जो है वो सक्सेस नहीं होगा। तो जो बिरसा मुंडा जी का सपना था उसको जयपाल सिंह जी ने संविधान सभा में अपने विचार रखे और बाबा साहब अम्बेडकर को बार बार धन्यवाद दिया संविधान सभा में, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासियों के लिए 5वीं और 6वीं अनुसूची और 275(1) जो बजट में प्रोविज़न है उसको सिक्योर्ड किया, जबकि नेहरू और पटेल और बाकी लोग इसके लिए पूरी तरह एग्री नहीं हो रहे थे। तो इसलिए जो है जो मूल निवासी अधिकार गण है उसने 15 नवंबर को जो मूल निवासी अधिकार दिवस जो घोषित किया है वो इसी संकल्पना के तहत किया है कि देश भर के आदिवासी बिरसा मुंडा को समझे, जयपाल सिंह जी को समझे, बाबा साहब अम्बेडकर को समझे, 5वीं और 6वीं अनुसूची को समझे, पेशा लॉ को समझे, ह्यूमन राइट्स को समझे और इसके आधार पे अम्बेडकरिज्म के आधार पर इस देश में गोंडवाना लैंड को बना ले, आदिवासी राज बना ले और महान जो असुर और नागों की सभ्यता थी, जो श्रवण सभ्यता थी, जो राक्षस सभ्यता थी, उसको फिर महान जो मानवतावादी सभ्यता थी उसके आधार पर देश को महान बनाए। इसीलिए जो है हमने इसको डिक्लेयर किया है। ये थे हमारे एम्बस के नेशनल ऑर्गेनाइजर धीमान विजय मानकर, जो कि आज इस राष्ट्रीय जन आंदोलन के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता किए। और जैसे कि विजय मानकर साहब ने ये बताया कि आदिवासियों की तमाम समस्याओं का समाधान यदि किसी चीज़ पे रखा है तो वो अम्बेडकरिज्म है और अम्बेडकरिज्म के रास्ते पर ही सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और ये जो है कारवा एम्बस ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं।